हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं हूं चेतन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं CHC एजुकेशन बाय चेतन सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके बारे में। ठीक है ना। और आपका साइंस का पूरा सिलेबस यूट्यूब पर अपलोड करा दिया है। ठीक है ना। आप उसको देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो 10th क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं या आपके रिलेटिव हैं या आप उन लोगों को जानते हो। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। मैं टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर। बाईलैंग्वेज लेक्चर अपने रहते हैं, आपको पता ही है। हम इंग्लिश भी इस्तेमाल करते हैं और हिंदी भी। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना, ये वाला है। हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत धारा थी उसके बारे में बताया था कि जो आवेश प्रवाह की दर होती है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा I = Q/T को हमने पूरा डिस्क्राइब किया था वहां पर। ठीक है ना, देखा था। अब हमारे पास एक नया शब्द आया है जिसका नाम है चुंबक या चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले तो इस चुंबक के बारे में समझते हैं कि चुंबक क्या होता है। ये मैग्नेट क्या है? तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे एवं लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ ये वाला जो मटेरियल है, सेकंड वाला है, इसके आसपास वाला जो भी पदार्थ है, मटेरियल है, वो अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उनको। उसे कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब खींचना, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। अब यहां पर क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, अर्थात आकर्षण का गुण, अट्रैक्शन जिसे आप कहते हो, उसे कहते हैं मैग्नेट या चुंबक। अब यहां पर टर्म है कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो क्या होता है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था ओरस्टेट। ओरस्टेट ने एक प्रयोग किया था और प्रयोग के द्वारा देखा था कि विद्युत धारा को जब किसी धारावाही चालक में या किसी कुंडली में प्रवाहित करते हैं और वहां पर यदि हम कुछ ऐसा पदार्थ लगाएं तो वहां पर एक अलग सा क्षेत्र या कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस पूरी घटना को ओरस्टेट ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा था। जैसे कि क्या किया था ओरस्टेट ने कि एक कुंडली बनाई, उसके अंदर क्या किया साहब, एक चुंबक लगा दिया और इसे एक बाह्य स्रोत से जोड़ दिया। और जोड़ दिया तो इसने देखा कि यहां पर इस वाले जो रीजन में यहां पर कुछ रेखाएं, कुछ तरंगें उसको दिखाई नहीं और इनको कहा था उसने चुंबकीय रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन। ठीक है ना। तो सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में जो अध्ययन किया था वो किया था ओरस्टेट ने। ओरस्टेट ने बताया था और इन्होंने यहां पर एक दिक्सूचक यंत्र भी लगाया था, संसूचक या दिक्सूचक भी हम कहते हैं उसको, दिक्सूचक यंत्र। ये यहां पर लगाया था। दिक्सूचक यंत्र की सहायता से उन्होंने ये बताया था कि यहां पर इस कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ओरस्टेट ने एक चुंबक ली और उस चुंबक का मतलब एक लोहे से बना पदार्थ था या ऐसा पदार्थ था जो अपनी अन्य पदार्थों को आकर्षित कर रहा था, वो था चुंबक। और उस चुंबक को किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दिया और उसके अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो वहां पर आपको कुछ अलग प्रकार की तरंगें, कुछ लाइनों का निर्माण हुआ और इस पूरी घटना को ओरस्टेट ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा था। जैसे कि आप साइंस के अंदर एक्सिस पढ़ते हो, तो अपनी मैथ में एक्सिस होती है एक्स और वाई, जबकि साइंस में होती है जेड। इसे कहते हैं हम त्रिविमीय स्टीरियो व्यवस्था, त्रिविम में।
तो यहां पर आपको 3 वेव जनरेट हुई और उन वेव का मतलब क्या था कि जैसे देखो ये वाला x y और z, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के लंबवत थी। जैसे मैं खड़ा हूं तो ये मैं हूं और ये वाला जो हैंड है और एक ये हैंड है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। मैं प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा समझाता रहता हूं आपको चीजों को कि आपको जल्दी समझ में आए। तो ये वाला क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को निरूपित करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये पूरा आपका व्यवस्था है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और ये पूरा कुंडली, यानी ये परपेंडिकुलर गति करते हैं, एक दूसरे के लंबवत रूप में गति करते हैं। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब हम जानते हैं कि चुंबक क्या होता है, चुंबक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चुंबक कितने प्रकार की होती हैं और चुंबकों का हम स्टडी कैसे करते हैं। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चुंबक के गुणधर्मों के बारे में। देन उसके बाद में हम इसमें फ्लेमिंग के लॉ भी पढ़ेंगे और यहाँ पर इसके जो इनिशियल फीचर्स हैं, यानी जितने भी इसके अंदर टॉपिक हैं, जैसे कि आपका लास्ट में भू संपर्क तार वाला आया कि घरेलू सर्किट वगैरह, जितने टॉपिक है बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी आई थिंक, ठीक है ना। तो मैं इसको करता हूँ रफ। ओके बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेट के बारे में कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक के बारे में मैं कुछ लिख देता हूं थ्योरी बेस्ड, कि वह पदार्थ जो लोह एवं लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, मैग्नेट होता है वो, ठीक है ना। मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, अर्थात इसको कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। इसका आपकी बुक में दे रखा है उत्तरोमुखी ध्रुव, उत्तरोमुखी ध्रुव, और इसका दक्षिणोमुखी ध्रुव वगैरह आप देख सकते हो। अब चुंबकीय जो मैग्नेट होता है उसके अंदर 2 ध्रुव विद्यमान होते हैं और इसके अंदर, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। यानी जो मैग्नेटिक लाइन है वो क्या करती हैं आपकी, यहां से निकलती हैं, जनरेट होती हैं। क्या? एक सेकंड पॉज करना। हाँ तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे चुंबक के बारे में। क्या होता है वो थोड़ा सा ट्राइपोड क्या अनबैलेंस हो जाता है, तो इसको देखना पड़ता है कि जो उसकी ब्रेथ है ना, वो जो रेशो है उसको ठीक करना पड़ता है। बाकी हम डिस्कस कर रहे थे चुंबक के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चुंबक में 2 ध्रुव विद्यमान होते हैं, एक N और दूसरा S, ठीक है। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब ये हमारे पास चुंबक है, ठीक है ना। अब इसमें से चुंबकीय बल रेखाओं की क्या व्यवस्था रहती है वो देखते हैं एक बार। ये आपका चुंबक, ये आपका N पोल और ये आपका S पोल। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। आपका ये N पोल है तो यहां से निकलेंगी और S तक, ये ठीक है। एक तो बना देते हैं अपन, बाकी ज्यादा नहीं बनाएंगे।
समझाने के लिए आपको। ठीक है, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब चुंबकीय बल रेखाओं में के कारण संकेंद्रीय वृत्त बनते हैं। संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण होता है। मतलब बच्चों ये है कि ऐसे वृत्त जिसका केंद्र बिंदु एक हो और उसके चारों मतलब उसकी सर्कल में बहुत सारे क्या हो, वृत्त हो, यानी उसके साइड में बहुत सारे वृत्त हो। तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं। कहां से बच्चों? उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से क्या होती हैं? जनरेट होती हैं और कहां तक जाती हैं? दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, की पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं, लिख देता हूं मैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती हैं, क्यों? कारण दीजिए। तो सुनो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं जनरेट हो जाएंगी, जो कि एक असंभव घटना है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। उसका कारण है कि यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी या दो दिशाएं बन जाती हैं बच्चों, और जो कि एक असंभव घटना है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के और गुणधर्म। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के पास सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। और यहां पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैं इधर बनाता हूं ये और यहां बना देता हूं। ठीक है, ये अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सबसे ज्यादा ध्रुव के पास यानी इस बिंदु पर क्या होंगी? मजबूत होंगी। अर्थात यहां पर होगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण किया जाता है और संकेंद्रीय वृत्त के केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। अर्थात यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसे? तो देखना कि अपने पास मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि ये आपका मैग्नेट है। ऐसे करके अपन इसको स्ट्रेट इसमें लेते हैं, ऐसी अवस्था में लेते हैं। देखो बिल्कुल हमने इसको ऊर्ध्वाधर लिया है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल। ठीक है, अब यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये निब वाला भाग। तो चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम कहां होगा? यहां पर। और धीरे धीरे मैं इसको दूर लेता जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बच्चों क्या होता है? घटता है। कैसे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा निकल रही हैं तो शुरुआत में वो बहुत क्या बनाएंगी? संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। और जैसे हम वृत्त के दूर जाएंगे यानी वृत्त के केंद्र बिंदु से आगे की ओर हम बढ़ेंगे, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मान लीजिए ये आपका चुंबक है। अब यहां से मैं यहां तक आता हूं आपकी तरफ, जैसे यहां कैमरे पे आ गए मैं, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या करेगी? वो इंडिकेट करेगी कि चुंबकीय क्षेत्र कम होता जा रहा है। अर्थात प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यहां पर है। जैसे समझो हमने आग जलाई, अलाव लगाया और हमने क्या किया? हमने उस पर अपने हाथों को सेकना स्टार्ट किया, ठीक है नहीं? तो अब हम अपने हाथों कहां लेके जाएंगे? आग के पास, ठीक है। तो जहां पर जो आग जली है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होगा? मैक्सिमम। मैं उदाहरण से समझना, और ना कि उससे दूर की ओर, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की कोई ना कोई यूनिट भी तो होगी बच्चों,
कि भाई यूनिट है और जिसको हम मापते हैं तो बच्चों इसकी यूनिट है और उसका नाम है टेस्ला। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चों टेस्ला होता है। अब जैसे जैसे ये रेखाएं सघन होती जाएंगी, सघन का मतलब बढ़ती जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो यहां पर एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, पूछा जा चुका है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, गलती से बोल दिया, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी कुंडली में चुंबक को जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात जो व्यवस्था उत्पन्न होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसके बाद में जो मैग्नेटिक रेज निकलती है उसको कहते हैं फ्लक्स। ठीक है ना, तो यहां तक की जानकारी समझ में आई। एक बार मैं दोबारा समझाता हूं आपको। चुंबक के अंदर दो ध्रुव विद्यमान होते हैं जिन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उत्सर्जन होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, यानी आपके एन पोल से एस पोल की ओर जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद करने के कारण एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि एक असंभव घटना है, अगेंस्ट टू फिजिक्स। ठीक है ना, आपके ओरस्टेट के अनुसार बात सत्यता है, यानी एक बिंदु पर दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती मैग्नेटिक इफेक्ट की। आगे अब इसका आपको डिस्क्राइब पढ़ोगे तो आपने 11th में आप हाइजीन वर्क का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ोगे तो वो रिलेट करता है इस टॉपिक से, यहाँ मैग्नेटिक वाले से, जब हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे आगे इन हायर क्लास में। ठीक है ना, उसके बाद में अपन ने मात्रक देखे थे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है आपका टेस्ला, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ठीक है ना, अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, जैसे किसी सीधे धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, आपका परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, या किसी वृत्ताकार धारावाहिक लूप को हम रख दें चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो सारी जानकारी हम करते हैं बच्चों। डिस्कस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। मैं करता हूं इसको रफ। ओके, yes, we are talking about magnetic field in आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी किसी धारावाही चालक तार के कारण और विद्युत धारावाही पास के कारण। तो देखते हैं, तो इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि चुंबक के अंदर आपके दो ध्रुव विद्यमान रहते हैं। पहले चुंबक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं बता देता हूं आपको कि चुंबक दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, एक छड़ चुंबक और दूसरी घुड़नाल चुंबक, और जिसको हम पढ़ते हैं वो घुड़नाल चुंबक होती है। आगे हम बात करते हैं विद्युत चुंबक की, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि विद्युत चुंबक क्या होती है अभी कुछ देर बाद में। पहले ये समझो ध्यान से। अब चुंबक के अंदर दो ध्रुव हैं ऑलरेडी, एक एन बच्चों और दूसरा एस। एन से प्रारंभ होकर कहाँ जाएंगी? एस की तरफ, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक है ना, स्वतंत्र अवस्था में लटकाएंगे, तो ये क्या करेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो हमारे पास ये एक क्या है, विद्युत परिपथ है जिसमें आपने दिक् सूचक यंत्र लगा रखा है और चुंबक से इसको जोड़ रखा है। अब जैसे आप इस पूरे परिपथ के अंदर जब आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो और चुंबक को जोड़ते हो, तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और चुंबकीय बल रेखाएं किसका निर्माण करेंगी? संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करेंगी। संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करेंगे, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करेंगे। इज दैट क्लियर? अब संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करेंगे तो किसी भी सीधा धारावाही चालक हो या विद्युत धारावाही पास हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है और वो मैग्नेट से या चुंबक से जुड़ा हुआ है, तो वो संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करता है और वृत्तों के पास में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मान अधिक होता है। क्यों अधिक होगा? कि मान लीजिए यहां पर चुंबक है तो यहां पर सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा?
प्रबल होगा। जैसे कि ये वाला, यानी इस पॉइंट पे प्रबल होगा, इस पे, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा ये, अर्थात घटता जाएगा। अर्थात मेरे पास चुंबक है और मैं दूरी बढ़ाता जाऊं, चुंबक ये है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से निकल रही हैं, एन से एस की ओर। ध्यान देना बच्चों, देखो एन से एस की ओर निकल रही हैं, तो एन से कहां जाएंगी, एस की ओर। लेकिन जैसे जैसे ये दूर होती जाएंगी, जैसे पहली रेखा यहां से गई है, दूसरी यहां से गई है, तीसरी यहां से गई है, चौथी यहां से गई है, पांचवी, तो धीरे धीरे क्या बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 चालक से दूरी। यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सीधा इधर लिख देता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी एम ई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/a। यहां पे ये क्या है, तो दूरी है। अर्थात आप दूरी को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। ठीक है, तो ये है सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का आरेखीय निरूपण। जबकि दूसरा है विद्युत धारावाही पास के कारण। पास का मतलब होता है लूप। फिजिक्स में आप 11th 12th में बहुत ज्यादा ये शब्द आएगा, आपको लूप के बारे में सर बार बार आपको पढ़ाएंगे। तो यह एक अपने पास लूप है और इस लूप के अंदर हमने चुंबक सेट कर रखी है, यानी यहां पे ये वाली, समझ लेना, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये एक एन ध्रुव और दूसरा एस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करेंगी सॉरी, संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण करेंगे और संकेंद्रीय वृत्तों का निर्माण होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का हम व्यंजक देखते हैं। अर्थात कुल मिला के वही व्यवस्था निकल के आएगी कि चुंबकीय क्षेत्र बटे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/, दूरी। अर्थात यहां पर चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होगा और जैसे ये वृत्तों की संख्या यहां तक बढ़ती गई तो चुंबकीय क्षेत्र अर्थात घटता जाएगा। ठीक है, तो ये होती है चुंबकीय क्षेत्र में सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का आरेखीय निरूपण। और ये आपके एक वृत्ताकार जो पास होता है लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, उनकी ज्यामिति और उनकी जो व्यवस्था होती है वो ऐसी होती है। आशा करता हूं यहां तक की जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। आगे हम डिस्कस करते हैं, आपके फ्लेमिंग के लॉ हैं और इस बार जो आपका आरबीएससी का सिलेबस है, आपको इसमें विद्युत मोटर को नहीं दे रखा है। ठीक है ना, तो यदि मुझे लगेगा कि टाइम है तो मैं उसको समझा दूंगा, अदरवाइज वो टॉपिक ही नहीं है तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो मैं इसको करता हूँ रब, उसके बाद डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग के लॉ। ठीक है ना, यस बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे थे फ्लेमिंग के नियमों के बारे में। फ्लेमिंग नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने चुंबकीय क्षेत्र को समझाने के लिए अपने 2 नियम प्रस्तुत किए, जिसमें पहला नियम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है ना, 2 उसने नियम दिए थे, एक लेफ्ट हैंड लॉ, एक राइट हैंड लॉ। तो जो इसका लेफ्ट हैंड जो लॉ था, इसने बोला था कि बाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठा एवं मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। जैसे कि आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको इस प्रकार फैलाना है कि इसकी मध्यमा, इसका अंगूठा और तर्जनी एक दूसरे के लंबवत हों। कैसे, जैसे ऐसे। अब मैंने ये फैलाया है, ठीक है, हाथ को, तो इसके अंदर जो व्यवस्था है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर जैसे आपके पास में ये एक्स, ये मेरी हाथ की व्यवस्था है, हैंड्स जो व्यवस्था है, ये वाली फिंगर और ये अंगूठा। ठीक है ना, तो इस प्रकार फैलाएं कि जो आपकी तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित करेगी, ये मध्यमा है ये किसको प्रेरित करेगी, विद्युत क्षेत्र को, और अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को प्रेरित करेगा। देखो एक बार आप देख सकते हो कैमरे में। इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र का आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग। ज्यादा कुछ नहीं है कि टफ टॉपिक है, नॉर्मली आपको इनको परपेंडिकुलर रखना है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बताता हूं कि जैसे मैं पूरा, मतलब ये मेरी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं खड़ा हूं, तो यहां पर ये मेरा जो हैंड है और ये मेरा जो हैंड है, तो ये वाला जो ऊपर वाला ये हैंड है, ये क्या करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को, ये विद्युत क्षेत्र को, और ये वाला जो भाग है, जैसे मैं चल रहा हूं, मैं गति कर रहा हूं, जैसे मैं ऐसे गति कर रहा हूं, तो ये वाला जो भाग है ये क्या करेगा, ये आपका उस पर आरोपित यानी चालक पर आरोपित बल की दिशा का क्या करेगा, निरूपण करेगा। ये पहला लॉ है। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम।
सेम उसी प्रकार की दाएं हाथ की तर्जनी अंगूठे मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि जैसे कि यहां पर तो आपको क्या करना था, इसको हॉरिजेंटल फॉर्म में लेना था ऐसे, और यहां पर लेना है ऐसे, यानी वर्टिकल फॉर्म में लेना है। तो यहां पर जो व्यवस्था है ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, और ये चालक पर आरोपित बल की दिशा का निरूपण करता है। ठीक है ना। अब बल की दिशा क्या है, कोई हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है, लेकिन उसमें आरोपित जो बल है, ठीक है ना, फोर्स है, तो वो फोर्स को डिनोट करता है आपका ये वाला लॉ और ये वाला लॉ। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है प्यारा सा टॉपिक परिनालिका, परिनालिका या सोलेनोइड। ठीक है, समझना ध्यान से। पहली बात तो परिनालिका क्या होती है, तो मैं एक बार इसका थोड़ा सा रफ डायग्राम आपको समझाता हूं। परिनालिका का मतलब होता है सोलेनोइड, अर्थात तांबे की एक खोखली नलिका होती है जिस पर विद्युत रोधी तार को पास पास फेरों के रूप में, फेरा मतलब कुंडली, कुंडली के रूप में लपेटा जाता है, वो कहलाती है आपकी क्या, परिनालिका। क्वेश्चन आता है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की क्या व्यवस्थाएं होती हैं या कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, तो आपके पास सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है, चुंबक आपको बनानी है, NS दो पोल बनाने हैं, सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं कहां पर, केंद्र पर प्रबल होंगी, और धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, ये व्यवस्था आपकी रहेगी। उसी प्रकार जैसे इसमें फेरों की संख्या बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। ठीक है, और फेरों की संख्या बढ़ती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा, और कम होती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई थिंक यहां तक की आपको जानकारी हो गई क्लियर। नेक्स्ट आपका बचा है इसमें स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक और विद्युत परिपथ, लघुपथन, भूसंपर्क तार, और उसके बाद में आपकी विद्युत मोटर, जो आपकी बार सिलेबस में नहीं है तो मैं आई थिंक नहीं कराऊंगा, क्योंकि जब सिलेबस में नहीं है तो आपको कराना उचित भी नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ और लास्ट टॉपिक को मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में वीडियो कर देंगे क्लोज। और आपका पूरा जो सिलेबस है वो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है, साइंस बाई चेतन चतुर्वेदी सर 2024। आप पूरे लेक्चर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है 2024 वाला, किसका, RBSC NCERT वाली जो बुक है लाइन टू लाइन, आप यूट्यूब पर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, और नोट्स भी आप मंगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज कर देना। ठीक है। हाँ बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे थे विद्युत चुंबक के बारे में और स्थायी चुंबक के बारे में। तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है जिसकी ध्रुवीयता बदलती रहती है, अर्थात इसकी जो पोलरिटी है N और S की व्यवस्था है। जैसे ये आपका चुंबक है, ठीक है, अब N से निकल कहां जाएंगे, S की ओर जाएंगे, तो इसकी जो ध्रुवीयता है वो क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है ना, और बदलती रहने के कारण इसमें कई बार चुंबकत्व का गुण भी समाप्त हो जाता है, लेकिन यह स्थायी चुंबक की तुलना में अधिक मजबूत होता है। कौन सा, विद्युत चुंबक। अगला आता है विद्युत चुंबक के अंदर ध्रुवीयता नहीं बदलती है, यह एक सत्य चुंबक होता है, यानी आभासी चुंबक नहीं होता है। इसके अलावा इसमें चुंबकत्व का गुण कभी भी खत्म नहीं होता है। यह इसकी तुलना में कैसा होता है, तो मतलब अनस्टेबल फेज में होता है, यानी आप इसको ज्यादा हीटिंग पावर दोगे या इसको गर्म करोगे या बड़े उपकरणों से जोड़ोगे तो ये अपने चुंबकत्व के गुण को खो देगा। ठीक है ना, ये होता है अस्थायी चुंबक। उसके बाद में यदि किसी विद्युत परिपथ में चुंबकत्व के मान में परिवर्तन आता है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा में, क्या कह रहा हूं, प्रेरित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन आता है, तो इस घटना को बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अर्थात विद्युत, क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अर्थात EMI की घटना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा टॉपिक था। उसके बाद में आता है आपका घरेलू विद्युत परिपथ के अंदर क्या व्यवस्थाएं रहती हैं।
तो हमारे घरों में जो जनरली जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो आता है आपका एसी वाला। मैंने आपको विद्युत धारा में भी ये पढ़ाया था, अर्थात एसी आता है और जिसका मान समय के साथ कैसा रहता है, यानी चेंजेबल रहता है, यानी परिवर्तित रहता है। कैसा रहता है बच्चों, तो परिवर्तित रहता है, और परिवर्तित होने के कारण इसका जो वोल्टेज है वो कम और अधिक होता रहता है। अब आपने देखा होगा कि हमारा जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसके अंदर क्या व्यवस्थाएं होती हैं, तो देखना एक बार। घरेलू विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत में तार होता है एक तो, ठीक है, जिसे आप कहते हो लाल तार। आप कार्बन प्रतिरोध आगे पढ़ोगे क्लास 12th में 11th में जाके। अगला होता है उदासीन तार, तीसरा होता है भू संपर्क तार, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम करने के लिए अर्थिंग की जाती है, उसे कहते हैं भू संपर्क तार। तो हमारा जैसे आपने देखा होगा फ्रिज है, कूलर है, इनके जो स्विच देखे होंगे तो वहां पर आपको 3 फेज मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक है आपका पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक आपका भू संपर्क वाला, यानी अतिरिक्त आवेश को कम करना, यानी जो चार्ज है वो बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसको क्या कर लेता है, वो मैनेज कर लेता है। अब इसकी व्यवस्था क्या होती है कि सबसे पहले खंभा, यानी आपका क्या है, पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, और पोल से कहां आती है, आपकी आती है मुख्य आपूर्ति में, यानी आपका जो मेन स्विच है वहां पर आपका इलेक्ट्रिक करंट आता है। उसके बाद फ्यूज के अंदर जाता है, फिर आपका विद्युत मीटर, और विद्युत मीटर में से वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उपकरण के अंदर क्या है, आपका इलेक्ट्रिक करंट पहुंच जाता है। ये घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था होती है, ठीक है ना। आपने जनरली ये चीजें घर पर देख रखी है, ठीक है। और हमारे घरों में एसी आती है, आपको ध्यान रखनी है। अब आपका एक टॉपिक आता है प्यारा सा जिसका नाम है लघुपथन। लघुपतन, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये क्या होता है, तो जब किसी विद्युत परिपथ में आवेश के मान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कैसे, आपके पास में कोई उपकरण है और उस उपकरण में विद्युत धारा का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वह क्या करेगा, आपका ह्रास करेगा, अर्थात वह अपनी अवस्था, अपनी जो क्षमता है उसको खो देगा और नष्ट हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं लघुपतन। लघुपतन को बचाने के लिए हम एमसी भी ट्राई करते हैं, और बहुत सारे अपने पास उपकरण आते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर की सहायता से विद्युत धारा की डायरेक्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उपकरणों का काम आता है। फिर आपका अतिभारण आता है, वो सेम इसी की फॉर्म होती है, किसकी, लघुपथन की। तो आई थिंक ये इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ था नहीं। आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो अधिकतर पूछा जाता है आपको एक घरेलू विद्युत परिपथ से, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म पूछे जाते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के अलावा आपका सोलोनॉइड परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बढ़ता घटता रहता है, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या परिवर्तन आते हैं, आपके विद्युत धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन आते हैं। तो ये हमको ये नॉर्मल सा टॉपिक था अपने पास में, फिजिक्स का लास्ट टॉपिक था, तो जो हमने पढ़ लिया है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आई थिंक ये आपका जो टॉपिक है फिनिश हो गया है। अब आपका होगा कि इसमें विद्युत मोटर और आपने विद्युत जनित्र वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपने सर नहीं समझाया, तो बेटा वो आपका सिलेबस में नहीं है। और आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि अपने वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हम फालतू की चीज़ों का इकट्ठा करके क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो वही आएगा जो हमारी बुक्स में दे रखा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करोगे। बाकी आपसे पुनः एक बार मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगेन एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को एक तो सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो की जो लिंक है और इस प्लेलिस्ट की लिंक है उन लोगों तक पहुंचाएं जो वास्तविकता में फ्री ऑफ कॉस्ट बैच पढ़ना चाहते हैं। पूरा बैच मैंने यूट्यूब पर पॉइंट टू पॉइंट आपको करा रखा है बच्चों, तो आप इसका लाभ उठाएं, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज द लास्ट वीडियो ऑफ हिंदी मीडियम बैच 2024 साइंस RVSC। अब इसके आगे आप 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और खासकर वहां पर इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, और बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम आपको देखने को मिलेगी जनरली वहां पर। और उस जो थ्योरी, जो आपका थ्योरी एग्जाम है और आपका फाउंडेशन है, वो दोनों लेवल आपको देखने को मिलेंगे। थ्योरी प्लस फाउंडेशन वाला जो क्वेश्चंस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको शेयर करें, बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑन यूट्यूब। ओके, सी यू सून, बाय बाय।